संयुक्त राष्ट्र से संबंधित भी आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन और इज़राइल का आपने नाम सुना होगा। तो ये मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इज़राइल के मतलब फ़िलिस्तीन के दो देश बनाने की बात कही थी, एक फ़िलिस्तीन और एक इज़राइल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में क्या रोल अदा किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करता है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता है। देखिए, सुरक्षा परिषद क्या है, भारत में सुरक्षा परिषद की क्या स्थिति है और भारत क्यों चाहता है कि सुरक्षा परिषद का दोबारा से पुनर्गठन हो। पुनर्गठन का मतलब होता है जैसे मकान के सामान जो है ये चारों तरफ रखे हुए हैं, फिर इन सामानों को उठा कर एक तरफ रखना, तो उसको अपन पुनर्गठन कह सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो व्यवस्था है यानी देशों का जो मान्यता है या देशों की जो सदस्यता है उसमें दोबारा से बदलाव करने को अपन पुनर्गठन कहेंगे। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तरीके से प्रहार किया है या आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या पॉलिसियां हैं, ये भी आपकी परीक्षा में आ जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 से के आसपास। तो उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन बाद में 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। तो ये देखा गया कि राष्ट्र संघ जो है वो असफल हो गया, क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि दुनिया जो है युद्ध में ना उलझे या युद्ध में ना टकराए। लेकिन राष्ट्र संघ दुनिया को युद्ध से बचाने में असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1939 से लेकर 1945 के बीच में काफ़ी दुनिया के नौजवान और बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इस युद्ध से जूझ रही थी। फिर दुनिया ने देखा कि भाई इस युद्ध में किसी का भला नहीं है और दुनिया के देशों ने फिर एक और ऐसे संगठन की स्थापना की जो विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा और उस संगठन का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी राष्ट्र संघ की असफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, है ना। इसकी स्थापना के लिए याल्टा में एक सम्मेलन हुआ 1944 में, ठीक है। उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। आपके डायरेक्ट सवाल आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए या उनका वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये मुख्य अंग है, इनके आपको नाम याद करने हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। बिल्कुल ऐसे कैसे नाम याद कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, ये आपके डायरेक्ट सवाल आता है परीक्षा में। और इसके जवाब में आपको ये सारी बातचीत, ये सारे चीज़ें लिखनी है और इन सब का आपको वर्णन करना है। ये बहुत ही सरल वर्णन है इसका और बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको लिख सकते हो। और इसको लिखने के लिए आपको मतलब ज़्यादा चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो पूरी दुनिया देखिए लड़ाई झगड़े में उलझ रही थी, दो देशों के बीच में मनमुटाव होता था तो बातचीत के लिए कोई मंच नहीं था। तो ऐसे जैसे कुछ देशों के बीच में जब मनमुटाव हो जाता है तो उनके बीच में बातचीत के लिए एक टेबल या एक मंच का काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी बातचीत के लिए एक मंच की स्थापना, एक मंच चाहिए था, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पूरी दुनिया में शांति स्थापना करने और पूरी दुनिया के मनुष्यों को, पर्यावरण को और जानवरों को और पेड़ पौधों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसी भी देश में या दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति को टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई युद्धों की स्थिति को टाला है। जैसे भारत और चीन के बीच युद्ध टाले हैं कई बार, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को टाला है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान कई बार नदियों को लेकर या परमाणु स्थिति को लेकर झगड़े की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे विश्व संगठन है, जैसे विश्व बैंक है, उसने कई बार समझौते करवाए हैं।
मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि मानव अधिकारों का हनन हुआ था। मतलब क्या होता था, जैसे युद्ध में सैनिक पकड़ के लिए आए तो उन सैनिकों के साथ इस तरीके से अत्याचार किए जाते थे कि मानवता दहल उठती थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ चार्टर बनाए और उसने कहा कि भाई ये जो मानव अधिकारों के लिए चार्टर है, जब आप किसी युद्ध में किसी सैनिक को पकड़ कर लाते हो तो उसके भी आपको कुछ अधिकार है जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की स्थापना के लिए बहुत काम किया है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए भी इसकी स्थापना की गई और महिलाओं के क्षेत्र में भी ये काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो वुमेन वाला जो संगठन है वो काफ़ी काम कर रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए कई सारी एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो काम कर रही है ना। जैसे यूनेस्को हो गई और संयुक्त राष्ट्र के जो पृथ्वी सम्मेलन हो गया। इसके अलावा कई सारे संगठन काम कर रहे हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया जो ओजोन की रक्षा के लिए काम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियां हैं जो जानवरों की रक्षा करने के लिए काम करती है, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है, जंगलों की रक्षा के लिए काम करती है। अभी कुछ समय पहले अमेजन के जंगलों को काटने की बात चल रही थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका काफ़ी विरोध हुआ था। और जब भी दुनिया में पर्यावरणीय समस्या सामने आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका व्यापक विरोध किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ एक मंच का काम करता है जहाँ पर पर्यावरण से होने वाली प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके यूनेस्को वगैरह और कुछ ऐसे संगठन हैं जो बच्चों के लिए डायरेक्ट काम करते हैं, सहायता उपलब्ध कराते हैं। अभी हमने देखा है यूक्रेन और जब रूस के बीच में जंग हो रही थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई एजेंसियों के माध्यम से वहाँ पर खाना और बच्चों का दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाई थी। यहाँ तक कि सीरिया में जब हमने मध्य पूर्व संकट में जब हमने देखा था तो वहाँ पर बच्चों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियाँ काम कर रही थी और उनकी शिक्षा का भी काम कर रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करती है। वन्य जीवों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम करती है, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए काम करती है। देखिए राजस्थान के 6 महल है, किले हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में काम, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में काम करते हैं। इनको सांस्कृतिक धरोहर की यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। जैसे हमारे रणथंभौर का किला, जैसे हमारे जयपुर का आमेर का किला, इसके अलावा जैसे हमारे जैसलमेर का किला और ये क्या कहते हैं, ताजमहल हो गया। और ये सारी चीज़ें हैं जो विश्व धरोहर में घोषित की जाती हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने का भी काम करता है, सैनिकों के अधिकारों के लिए काम करता है, विश्व की आर्थिक समानता के लिए, विश्व से गरीबी मिटाने के लिए, गरीब देशों की स्थिति में सुधार करने के लिए, महामारी से दुनिया को बचाने के लिए। कोरोना में हमने देखा है कि किस तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काम किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। स्वास्थ्य, शिक्षा और शरणार्थियों की रक्षा के लिए, शरणार्थियों का मतलब होता है जैसे मान लो ये 2 देश हैं, इस देश में और इस देश में युद्ध छिड़ गया तो ये इन दोनों देशों के नागरिक किसी तीसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं तो इसको शरणार्थी कहते हैं। तो शरणार्थी के लिए भी ये काम करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व में व्यापार बढ़ाने के लिए और वैश्वीकरण को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए और वैश्विक बाजार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन जो इस क्षेत्र में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में भी आपको वही सारी चीज़ लिखनी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बातचीत के लिए मंच का काम किया है, कई बार युद्धों को टाला है, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए काम किया है, कई बार युद्धों की स्थिति को टाला है, मानव अधिकारों के लिए काम किया है, महिलाओं अधिकारों के लिए काम किया है, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है, वन्य जीव और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए काम किया है, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए काम किया है, सैनिकों के अधिकारों की रक्षा की है इसने, विश्व में आर्थिक समानता स्थापित करने की कोशिश की है, विश्व से गरीबी मिटाने की कोशिश की है, गरीब देशों की मदद करने की कोशिश की है इसने, महामारी से दुनिया को बचाने की कोशिश की है, स्वास्थ्य, शिक्षा और शरणार्थियों के लिए इसने काम किया है, वैश्विक व्यापार के लिए इसने काम किया है।
इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियां का मतलब होता है कुछ ऐसी समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने है जिनका वो सफलतापूर्वक हल नहीं कर पाया। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उलझ रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चुनौतियां कौन कौन सी है? पहली तो है इसमें कश्मीर समस्या। देखिए कितने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ कश्मीर की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कश्मीर की समस्या इससे आज भी हल नहीं हो पाई। चीन की महत्वाकांक्षा जो है उसका भी इसने हल नहीं कर पाया। अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कई सारे जो द्वीप हैं सागर के अंदर, जो दक्षिण चीन सागर है और हिंद महासागर है, इसके कई सारे जो द्वीप होते हैं उन पर इसने कब्जा करने की कोशिश की है। द्वीप का मतलब होता है जैसे ये समुद्र का पूरा पानी है, यहाँ पर ये छोटी सी ज़मीन होती है, इसको अपन द्वीप कहते हैं, जो चारों ओर समुद्र के पानी से घिरी होती है। तो चीन क्या करता है, ऐसे जो द्वीप होते हैं उन पर कब्जा कर लेता है, और अगर कहीं कोई द्वीप नहीं मिलता तो जैसे ये पूरा समुद्र है, इस समुद्र में बीच में खुद ही द्वीप बना लेता है। इसके पास टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, इसके पास पैसा है, तो ये इसकी महत्वाकांक्षा को रोक नहीं पा रहा संयुक्त राष्ट्र संघ। सुरक्षा परिषद में देखिए 5 सदस्य स्थायी होते हैं, तो सुरक्षा परिषद की में स्थायी सदस्यता की मांग कई देश कर रहे हैं, जैसे भारत कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया कर रहा है, इसके अलावा जापान कर रहा है। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं लोग, कई देश, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं कर पाया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी संयुक्त राष्ट्र संघ रोक नहीं पाया है। अरब इजराइल संघर्ष का समाधान नहीं कर पाया है। अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष जारी है। कई देशों में मानव अधिकारों का हनन होता है, जैसे उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, लेकिन आज भी यूएनओ कोई भी ज़बरदस्त एक्शन नहीं ले पाया इनके खिलाफ। लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है, लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, और लैंगिक असमानता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आर्थिक असमानता दुनिया में मौजूद है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो कई सारे लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं वो, उनके पास खाना तक नहीं है। भारत की कई सारी बड़ी जनसंख्या इस स्थिति से जूझ रही है। इसके अलावा अफ्रीका में देख लीजिए आप, अफ्रीका में काफ़ी गरीबी मौजूद है, तो आर्थिक असमानता मौजूद है। आज भी महामारी और बीमारी से लोग बाग जूझ रहे हैं, लेकिन महामारी को संयुक्त राष्ट्र संघ खत्म नहीं कर पाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं की है। पर्यावरण प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है। परमाणु बम और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और कई देश इससे लैस हो चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। एक नया शीत युद्ध दुनिया में जन्म ले चुका है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ लड़ाइयों को रोकने में नाकाम रहा है। आतंकवाद ने अपने पैर पसार लिए हैं। आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि आज हम हमारे घरों में भी महफूज नहीं है, ट्रेन के सफ़र में भी हमें डर लगता है। तो आतंकवाद को ख़त्म करने में संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं बताई है। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ जोड़े हैं कि भाई तू आतंकवाद की परिभाषा तो बता दे, ताकि हम आतंकवाद को डिफाइन कर सके, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद की परिभाषा नहीं बताई है। आज भी पूरी दुनिया गरीबी से जूझ रही है। कई राष्ट्र हैं जो इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। बेरोजगारी चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। भूख ने पूरी दुनिया की हालत ख़राब कर रखी है। भोजन उपलब्ध नहीं है कई देशों को, कई शरणार्थियों को, कई बच्चों को, कई बूढ़े और कई महिलाओं को, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ भोजन उपलब्ध कराने में असफल रहा है। शरणार्थियों की समस्याएं जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी हमने रोहिंग्या शरणार्थियों को देखा, उससे पहले सीरियाई शरणार्थी थे, अब अफ्रीका के शरणार्थी अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप में भागकर जा रहे हैं। तो शरणार्थियों की समस्याएं अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ हल नहीं कर पाया है। धार्मिक कट्टरता दोबारा से जन्म ले रही है। अगर भारत में कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुस्लिम, कट्टरपंथी ईसाइयों ने जन्म लिया है, तो इसी तरीके से अमेरिका में भी कट्टरपंथी ईसाई, और पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुस्लिम, अफ़गानिस्तान में कट्टरपंथी मुस्लिम, ठीक है। इसके अलावा जो कई देश हैं उनमें कट्टरपंथी ईसाइयों को बढ़ावा मिला है। कट्टरपंथी यहूदियों ने इजराइल पर कब्जा कर लिया है। तो धार्मिक कट्टरता जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया है।
अब संयुक्त राष्ट्र संघ इतना असफल है और उसके सामने इतनी चुनौतियां मौजूद है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतना काम किया है कि शायद ही किसी संगठन ने किया हो। काफ़ी बड़े स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी मौजूदगी स्थापित की है। भारत संयुक्त सुरक्षा परिषद में क्या सुधार चाहता है? देखिए, पहले तो आप सुरक्षा परिषद का मतलब समझिए। तो जो सुरक्षा परिषद है वो 15 सदस्यों से बना हुआ एक अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक संगठन है सुरक्षा परिषद, और ये सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। अब ये जो 15 सदस्य होते हैं, इस 15 सदस्यों में से 5 सदस्य तो स्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्यों को वीटो का पावर हासिल है। ये स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका। अब जब कोई भी दुनिया में कोई भी हलचल मचती है तो सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव एक कागज़ की तरह ही होता है। इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, यानी जो इसको वोट करता है तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। जैसे मान लो कि चीन ने मान लो कि श्रीलंका को कब्जे में लेने की कोशिश की, और श्रीलंका और चीन के खिलाफ भारत ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की कोशिश की। तो चीन का मददगार कौन माना जाता है? देश रूस माना जाता है। तो रूस क्या करेगा? इस पे वीटो पावर ले आएगा। ठीक है, वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी प्रस्ताव को वीटो के पावर से खारिज किया जा सकता है। यानी 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, उनको वीटो पावर है। अगर 15 सदस्य है ना, अब इस 15 में से अगर 14 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं और एक इसको वीटो पावर मिल जाता है, जैसे चीन का, रूस का, अमेरिका का, फ्रांस का या ब्रिटेन का, जो भी स्थायी सदस्य है उसका वीटो पावर अगर इस्तेमाल हो जाता है, तो ये 14 राष्ट्र एक तरफ है और एक जो वीटो प्रस्ताव है वो एक तरफ है और पूरा प्रस्ताव गिर जाता है। यानी एक देश का वीटो पावर पूरे प्रस्ताव को गिरा सकता है, चाहे उसे 14 देशों ने समर्थन कर दिया हो। तो ये सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत इसका ज़बरदस्त विरोध करता है। भारत कहता है कि या तो 15 ही सदस्यों को वीटो पावर हासिल हो, या किसी भी सदस्यों को वीटो पावर हासिल नहीं हो, ताकि बहुमत से फैसले किए जा सके। लेकिन सुरक्षा परिषद सुनने वाला कहाँ है? सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन और कृषि अनुदानों जैसी जो सुविधाएं हैं उनका भारत समर्थन करता है, और परमाणु हथियारों पर भारत रोक लगाने की मांग करता है। G4 देश हैं जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील, जो भारत में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। भारत का यूएनओ में योगदान, यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए क्या क्या किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी तो भारत ने उसमें तुरंत भारत उसका सदस्य बन गया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शांति अभियानों में भारत ने भाग लिया है। भारत पूरे विश्व को एक भाईचारे की अवधारणा, यानी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से अवगत कराया यूएनओ को, पूरी दुनिया को, और यूएनओ को बताया भारत ने कि आप भी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का पालन कीजिए। भारत ने कई मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक मदद देने की कोशिश की है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इतना कर चुका है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता, इस सवाल का आंसर है इस स्लाइड को, जो मैंने अभी समझाई है पूरी रामायण, वो आपको इस स्लाइड के आंसर में लिखनी है कि सुरक्षा परिषद में हम क्या सुधार चाहते हैं। दोस्तों, आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसमें अक्षय कुमार ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। तो इराक और कुवैत के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और कुवैत जो एक खाड़ी देश है, फारस की खाड़ी में है ये देश। तो कुवैत जो एक खाड़ी देश है, इसमें कई सारे भारतीय रहते हैं। इन भारतीयों को भारत वापस लाया जाता है कुवैत से, है ना। तो उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। इसका नाम है एयरलिफ्ट। तो खाड़ी जो संकट है वो क्या था, और खाड़ी संकट के ऊपर आपके कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। तो इराक क्या चाहता था? इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी। सद्दाम हुसैन ये चाहता था कि कुवैत के कुओं पर कब्जा हो जाए। कुवैत में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, तेल का खजाना है। कुवैत एक छोटा सा खाड़ी देश है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण रखता है ये पूरे विश्व में, और अमेरिका इसका दोस्त है। अमेरिका की और इसकी दोस्ती इस खाड़ी संकट के बाद में हुई थी।
तो इसको अपन खाड़ी युद्ध कहते हैं। ये खाड़ी युद्ध 1990-91 में हुआ था, ठीक है। तो इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और कुवैत ने इसका जवाब देने में असमर्थ था और कुवैत के कई सारी सीमाओं पर और कई सारे कुओं पर इसका कब्जा हो गया इराक का। फिर इराक को भगाने के लिए अमेरिका आया और कुवैत से अमेरिका ने इराक को भगाने की कोशिश की और ये कामयाब भी हुआ। और अमेरिका की इस कोशिश में पूरी दुनिया इसके साथ थी, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके साथ था। और ये एक नाजायज़ कब्जा था जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत की सीमाओं से इराक को हटाने की कोशिश की और अमेरिका का इसमें साथ दिया था रूस ने, ठीक है। सोवियत रूस ने अमेरिका का साथ दिया था। तो दुनिया में ये आखिरी कार्रवाई थी, यानी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें रूस ने अमेरिका का साथ दिया था। तो दुनिया में ये माना गया कि अमेरिका का प्रभाव दुनिया में बन चुका है और सोवियत संघ या रूस जो है वो कमज़ोर पड़ चुका है, इसीलिए उसने अमेरिका का साथ दिया। वरना होना क्या चाहिए था, अमेरिका इराक के साथ खड़ा हो जाता और कुवैत के साथ नहीं, रूस या सोवियत संघ इराक के साथ खड़ा हो जाता और अमेरिका कुवैत के साथ खड़ा हो जाता और ये दोनों देश युद्ध में लड़ पड़ते। ऐसा सब जगह देखा गया था, लेकिन यहाँ पर स्थिति जस्ट पलट गई। अमेरिका का साथ दिया सोवियत रूस ने और इस चीज़ को दुनिया ने देखा कि ये तो अमेरिका की एक ध्रुव बन चुका है और पूरी दुनिया में अमेरिका का कब्जा हो चुका है। तो खाड़ी युद्ध को इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है वैश्विक घटनाओं में। अमेरिका और उसके मित्रों की विजय हुई और इराक इसमें हार गया, सद्दाम हुसैन की इसमें हार हुई। तो इस हार से इराक की जो अमेरिका की जो तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता है और जो सैनिक श्रेष्ठता है वो दुनिया ने देखी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का जो दबदबा है वो और बढ़ गया। और ये देखा जाने लगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी घटना घटित होती है तो अमेरिका उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए विश्व में अमेरिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और पूरी दुनिया का जो नेतृत्व है वो अमेरिका के पास जा चुका है और सोवियत रूस कमज़ोर पड़ चुका है। ये बात दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। यही खाड़ी संकट है और यही सारी चीज़ें आपको इसमें खाड़ी संकट में आपको लिखनी है। ये आपके डायरेक्ट सवाल आता है परीक्षा में। वैश्वीकरण की राजनीति या वैश्वीकरण, ये काफ़ी सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में। अपन वैश्वीकरण को समझ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन को, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। इसका मतलब सामान्य सा ये है कि जैसे ये कोई देश है और ये विश्व के अन्य देश है, इस विश्व के अन्य देशों के साथ जब ये देश अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के दौरान कई जो देश है अपने हित साधने की कोशिश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल का एक सिस्टम शुरू होता है जिसको अपन वैश्विक राजनीति के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो वैश्वीकरण जो, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, ये आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच एकीकरण का विचार है। यानी देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो चीन की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे जापान की अर्थव्यवस्था हो, ये सब आपस में जुड़ चुकी है। इसी को हम एकीकरण मतलब वैश्वीकरण कहा जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये वीवो के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वीवो का जो मोबाइल मेरे पास आया है ये चाइना में बनकर आया है, इस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और आपके सामने ये जो स्लाइड्स चल रही है ये डेल के लैपटॉप में स्लाइड चल रही है। डेल का लैपटॉप जो है वो भी मेड इन चाइना यानी चीन से बनकर आया हुआ है। इसके अलावा आपके पास अगर होंडा मोटरसाइकिल है तो वो जापान की मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, यानी जापान की एक कंपनी है होंडा, वो भारत में स्थापित होकर भारत में वो मोटरसाइकिल बना रही है और वो उसको हम चला रहे हैं। इसके अलावा आप होंडा मोटरसाइकिल जीप चला रहे हो तो वो कार भी कहाँ की कंपनी की बनी हुई है, जापान की बनी हुई है। इसके अलावा आप नोकिया मोबाइल चलाते हो तो वो यूरोप की एक कंपनी है नोकिया। इसके अलावा जैसे आप जो कोका कोला पीते हो, कोका कोला आप सबने पी रखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये जो कोका कोला कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो
अर्थव्यवस्थाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ चुकी है और इन देशों के प्रोडक्ट या इन देशों की कंपनियां भारत में आकर या भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर व्यापार कर रही है। तो ये अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो ये अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। ठीक है, इसमें एक दूसरे देशों की पारस्परिक निर्भरता बन जाती है, जो कि इसका वैश्वीकरण का एक गुण है, एक वैश्वीकरण की एक विशेषता है। ठीक है, और पारस्परिक निर्भरता के कारण ही एक दूसरे देशों के बीच में संबंध जो है वो मधुर बन जाते हैं। मैंने आपको बताया है चीन के और भारत के बीच में काफ़ी तनाव पैदा हो जाता है, लेकिन चीन और भारत जो है जंग में नहीं कूदते। चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमला कर दे, और भारत में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन के ऊपर हमला कर दे। क्यों दोनों देश एक दूसरे पर मजबूर हैं अपने संबंधों के कारण? वो है वैश्वीकरण। चीन की कई सारी चीज़ें भारत के बाज़ार में है, भारत की जनसंख्या कई देशों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खपाने लगती है। तो वैश्वीकरण में आज भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है भारत। क्यों? क्योंकि भारत के पास बड़ी सारी जनसंख्या है, 121 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनसंख्या के पास पैसा है। भारत की जनसंख्या नंगी या भूखी नहीं है, जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि श्रीलंका की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या के पास पैसा है, भारत मजबूत स्थिति में है। तो सभी देश क्या चाहते हैं? भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। तो वैश्वीकरण का भारत को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, और भारत ने अपने दरवाजे विश्व के लिए खोले भी हैं। 1990-91 के बाद हमने निजीकरण को जो है बढ़ावा दिया है और भारत में कई सारी कंपनियां ने आकर अपना डेरा जमा लिया है। वैश्वीकरण का जब आप वर्णन करोगे तो आपको कई सारे प्रकार के वैश्वीकरण लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण में आपको होंडा मोटरसाइकिल, वीवो मोबाइल, कोको कोला कंपनी, ठीक है, नोकिया कंपनी, इन सब के आपको उदाहरण देने हैं, टेक्नोलॉजी का उदाहरण देना है। इसके अलावा हमने कई सारी चीज़ें जो है रूस से खरीदी है। ये सारी चीज़ें जो मिसाइल वगैरह हैं, जो मिसाइल तोड़ने का सिस्टम है, ये सब आपको इसमें आर्थिक चीज़ों में लिखना है। फिर इसके बाद में आपको दूसरा वर्णन करना है सांस्कृतिक स्तर पर। सांस्कृतिक स्तर का मतलब होता है जैसे आपको उदाहरण देना, लिव इन रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? एक मर्द और एक औरत दोनों बिना शादी किए एक ही छत के नीचे रहते हैं। ठीक है, और वो ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नी हो। लेकिन भारत में पति पत्नी बनने के लिए विवाह होना जरूरी है, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो 7 फेरे हो, चाहे वो चर्च में शादी हो, चाहे वो गुरुद्वारे में शादी हो। लेकिन भारत में लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम आज आ चुका है। बिना शादी किए जो मर्द और औरत है वो एक ही छत के नीचे रहने लगे हैं। इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये एक संस्कृति है जो कि विदेशों से हमारे यहाँ पर आई है। ये भी वैश्वीकरण का परिणाम है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर आप वैश्वीकरण का एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि पहले हमारे भारत में कभी ये चीज़ देखी नहीं गई कि बूढ़े जो लोग होते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे चाचा चाची हो, चाहे दादा दादी हो, तो पहले हमारे क्या होता था कि बूढ़े जो लोग हैं उनको हम घर में ही रखते थे, चाहे उन्हें एक कोने में एक कमरा दे दिया जाता था और वहाँ पर उनको खाना पानी जो भी है वो पहुँचा दिया जाता था और उनकी बातें मानी जाती थी और बच्चे उनके पास बैठकर उनकी जो कहानियाँ हैं वो सुनते थे। तभी तो बोलते हैं नानी की कहानी। याद है आपको? नानी की कहानी हम सुनते थे, दादी की कहानी सुनते थे, रात में चांद के बीच में बैठकर, चांदनी में बैठकर हम सुनते थे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें सांस्कृतिक स्तर में। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो बूढ़े माँ बाप हैं या बूढ़े नाना नानी हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर लाया जा रहा है और सरकार भी वृद्धाश्रम की स्थापना कर रही है। तो ये जो वृद्ध आश्रम का जो कल्चर आया है, यानी जहाँ पर वृद्ध लोग रहते हैं उसको वृद्ध आश्रम कहते हैं। तो ये सिस्टम जो आया है ये हमारे पास यूरोपीय देशों से आया है, पश्चिमी देशों से आया है ये सिस्टम। तो हमने कई सारी तो वैश्वीकरण में संस्कृति का आना जाना भी बना हुआ रहता है। इसके अलावा आप कई सारी वीडियो देखोगे जिसमें अंग्रेज आपको भजन करते हुए दिखाई देते हैं, पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर आपको कई अंग्रेज देखा होगा जिन्होंने इस्लाम धर्म को इख्तियार कर लिया है या ईसाई धर्म को इख्तियार कर लिया है या सिख धर्म को इख्तियार कर लिया है। तो ये जो धर्म का एक देश से दूसरे देश में ये पहुंचता है, ये भी सांस्कृतिक स्तर का परिणाम है और ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। ये चीज़ आपको आपकी परीक्षा में लिखनी है।
वैश्वीकरण के प्रभाव में आपको ये सारी बातें लिखनी जो मैंने बोली है, ठीक है। ये लिव इन रिलेशनशिप, वृद्धाश्रम, ठीक है, ये मोबाइल्स, ये टैबलेट, ये आपके खिलौने और ये युद्ध वगैरह की जो स्थितियां पैदा होती हैं उनका टलना, ये सब आपको वैश्वीकरण के प्रभाव में लिखनी है। इसके टॉपिक बनाने हैं आपको औद्योगिक। कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने उद्योग स्थापित कर लिए भारत में, जैसे होंडा की जो कार है उसके यहाँ पर कई सारे उद्योग हैं और कई सारे शोरूम हैं। और ये जो होंडा कंपनी है वो जापान की कंपनी है, लेकिन होंडा कंपनी ने अपने यहाँ पर शोरूम स्थापित किए और वो कार, मोबाइल और मोटरसाइकिल बनाकर वो भारत में बेचती है। वित्तीय स्तर पर भी वैश्वीकरण देखा जाता है, और जो वैश्वीकरण के जो प्रभाव है वो वित्तीय स्तर पर ये है कि कई सारा जो पैसा है वो भारत में आ रहा है और भारत में रोजगार की स्थिति पैदा हो रही है। राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है वैश्वीकरण, ठीक है। कंपटीशन हो चुका है भारत में ज़बरदस्त। जैसे मान लो कि कोई मोबाइल है 5G, वो मोबाइल जो वीवो कंपनी है वो 5,000 का दे रही है, ठीक है। तो एक दूसरी कंपनी है नोकिया, वो भी एक 5G जो है 5,000 का दे रही है। लेकिन एक पहले, इन दोनों से पहले एक कंपनी थी जो उसका नाम है मान लो सैमसंग। ये सैमसंग जो 5G कंपनी है वो 10,000 का दे रही थी 5G मोबाइल, लेकिन जब कंपटीशन आया तो इस सैमसंग को भी 5,000 का ही मोबाइल देना पड़ा। तो 5-5 हज़ार के हमारे पास 5G के मोबाइल आ रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कंपटीशन में कि चीज़ें सस्ती हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो आदमी के पास विकल्प मौजूद हो जाता है कि वो सबसे अच्छी चीज़ खरीदे मार्केट से और सबसे सस्ती चीज़ खरीदे। इसी को हम कंपटीशन कहते हैं। और कंपटीशन से अंततः जो कस्टमर होते हैं, जो जनता होती है, उसको इसका लाभ पहुंचता है। वैश्वीकरण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। देखिए, जैसे कंपनियां हैं वो भारत में आकर स्थापित हो जाती हैं, तो इन कंपनियों से धुआं निकलता है, इन कंपनियों से पानी निकलता है जो गंदा होता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो वैश्वीकरण के जरिए पर्यावरण को के मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाती है और पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचता है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव में आपको ये चीज़ लिखनी है। ये आधुनिक वैश्वीकरण को स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर आपको वो चीज़ें लिखनी जो मैंने बताई है, आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, वो वर्णन करना है। वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव में आपको औद्योगिक, पर्यावरणीय प्रभाव, वित्तीय प्रभाव, अभी जस्ट अपन ने जो पढ़े वो वाले लिखने हैं आपको। ये वाले प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण, राजनीतिक, वित्तीय, औद्योगिक, ये वैश्वीकरण के प्रभाव आपको इसमें लिखने हैं। वैश्वीकरण और भारत, ग्लोबलाइजेशन में भारत क्या रोल निभा रहा है, या ग्लोबलाइजेशन में, या भारत में कितना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है, ये चीज़ आपको लिखनी है। इसमें आप लिव इन रिलेशनशिप का उदाहरण दे दो, वृद्धाश्रम का उदाहरण दे दो, होंडा कंपनी का उदाहरण दे दो, LG का उदाहरण दे दो, कोका कोला का उदाहरण दे दो। इसके अलावा भारत की जनसंख्या का उदाहरण दे दो कि भारत की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो चुकी है भारत में, और भारत की जनसंख्या के पास पैसा है और ये सारा जो माल है वो भारत में खपत होने की संभावना रहती है। इसलिए जो विश्व की जो कंपनियां हैं वो भारत के बाज़ार की तरफ मुंह बनाए रहती है और वो ये सोचती हैं कि कब हम भारत के बाज़ारों में प्रवेश कर जाए। इसके अलावा ये बड़ा सवाल आता है आपके, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए और वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती हुई भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको जनसंख्या वगैरह का उदाहरण देके और सारी बातें लिखकर आपको इसमें वर्णन करना है, यानी वैश्वीकरण में वो सारी बातें लिखनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, सार्क संगठन क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है, ये दोनों एक ही संगठन है। यानी आप दक्षेक्ष कह दो, दक्षेक्ष, या सार्क कह दो, या फिर आप दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कह दो, है ना। ये सवाल आपकी परीक्षा में आता है। इसे सार्क करके भी आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं और दक्षेक्ष करके भी आपकी परीक्षा में पूछ लें। आपको भयभीत नहीं होना है, ये दोनों संगठन एक ही है। दरअसल 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक संगठन की स्थापना हुई जिसको बोला गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत ने इसमें मुख्य रोल निभाया। भारत के आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं, भारत यूरोपीय संघ की तरह भारत ने उन देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। देखिए, आप जहाँ रहते हो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कमज़ोर लोग रहते हैं जो चोरी करते हैं, चपारी करते हैं, मर्डर करते हैं, तो आपको भी उनसे खतरा रहेगा। आप कहीं इधर उधर चलेंगे तो वो आपके घर में चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने पड़ोसियों को या तो भगाने की कोशिश करोगे या उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, ठीक है।
लेकिन अगर उनके मकान जो हैं, जो घर पुश्तैनी मकान है, तो आप उनको भगा नहीं सकते और वो आपके पड़ोसी जो है हमेशा बने रहेंगे। तो पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता, पड़ोसियों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो पड़ोसियों को सुधारने के लिए 1985 में सार्क नामक संगठन की स्थापना हुई, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो 7 राज्य इसके या 7 देश इसके सदस्य थे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव और भूटान इसके सदस्य थे। सन 2007 में अफ़गानिस्तान को भी जो सार्क संगठन है उसमें शामिल कर लिया गया और अब इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो चुकी है। तो सार्क के कुछ देश तो बहुत कमज़ोर देश हैं और बहुत छोटे देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, और श्रीलंका हो गया, इसके अलावा मालदीव हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये भारत से काफ़ी छोटे देश हैं और भारत इनको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। हालांकि इन देशों के और भारत के बीच में अविश्वास की भावना पैदा होती रहती है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो मित्र है भारत का वो बांग्लादेश बना हुआ है शुरू से ही, और नेपाल की भारत शुरू से ही आर्थिक सहायता करता आया है। भूटान काफ़ी समय से भारत का मित्र राज्य रहा है। अफ़गानिस्तान से भारत की दोस्ती जग जाहिर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत ने कई सारी जो है परियोजनाओं में हिस्सा लिया है और भारत ने अफ़गानिस्तान को काफ़ी मदद दी है। हमने देखा है अफ़गानिस्तान में आतंकवाद का बोलबाला था और अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार काम कर रही है और तालिबान ने और रूस ने अफ़गानिस्तान को तहस-नहस करने की कोशिश की। उस दौरान भारत ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया और अफ़गानिस्तान में भारत ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम भी किया था। नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान मतलब भारत से लगे हुए देश है, भारत की सीमा से। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से ही निकले हुए देश हैं, यानी ये पूरा पहले एक खंड भारत था, बाद में इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। पाकिस्तान का जन्म हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपको इस संगठन के बारे में ये सारी बातें इसमें लिखनी है। भारत के कई सारे पड़ोसी देश राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते हैं, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, इसके अलावा हमने नेपाल में देखा और हमने पाकिस्तान में देखा। ये जो राजनीतिक स्थिरता है ये भारत को भी प्रभावित करती है। इन देशों की राजनीतिक स्थिरता से भारत में नुकसान पहुंचता है, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान का जो सैनिक शासन है वो भारत को स्थिर करने की कोशिश करता है और फिर भी पाकिस्तान जो है भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के कई नेता जैसे मुशर्रफ साहब थे, जियाउल हक थे, अयूब खां थे, है ना। इसके अलावा अभी जो वहाँ पर सरकार है, शरीफ जो है, नवाज शरीफ उनके भाई की सरकार है, वो भारत से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दक्षिण राष्ट्रों में भारत की भूमिका एक बड़े भाई की जैसी भूमिका है और ये जो आसपास के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भारत की बड़े भाई की भूमिका से नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि बराबर की भूमिका होनी चाहिए दक्षिण राष्ट्रों में, और भारत भी यही चाहता है कि जो 8 के और राष्ट्र हैं वो एक साथ और एक भाई की तरह या एक सदस्य जो परिवार का सदस्य होता है उसकी तरह इन राष्ट्रों में जो है इस दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन में भूमिका निभाए। इसको दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मान लो एशिया है तो ये एशिया का उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो दक्षिण में जो राष्ट्र उपस्थित हैं उनका संगठन है ये, इसके लिए इसको दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। अभी कुछ समय पहले भारत ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह स्थापित किया था, ठीक है, और उस उपग्रह की स्थापना के बाद में भारत ने कहा था कि जो सार्क संगठन के जो देश हैं 8 वो इससे मदद ले सकते हैं, इससे अपनी एजुकेशन, शिक्षा वगैरह जो अपनी जो यातायात की सुविधा वगैरह है वो इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, बाकी सभी देश इसमें शामिल हो चुके हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सार्क संगठन लोगों के कल्याण में वृद्धि करना चाहता है, वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है।
भारत ये चाहता है और कि अपने पड़ोसी देशों के जो लोग हैं उनका कल्याण हो, उन क्षेत्रों में शांति स्थापित हो, अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत बने, उनका समाज प्रगति करे। भारत का और आसपास के पड़ोसी देश जो सार्क के सदस्य हैं उनका समाज प्रगति करे, उनमें संस्कृति का विकास हो, ठीक है। और सार्क के जो देश हैं उनके अंदर आपस में विश्वास की भावना पैदा हो और सामूहिक आत्मनिर्भरता पैदा हो, यानी हम एक दूसरे का समर्थन करने वाले बने। ये सार्क का जो उद्देश्य है वो ये है। सार्क का उद्देश्य ये भी है कि आपसी विश्वास और समझ की भावना विकसित हो। सार्क के देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग की भावना विकसित हो। ये सार्क के लक्ष्य हैं। और सार्क का लक्ष्य ये भी है कि विकासशील जो देश हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन देशों में तरक्की हो, ठीक है। और अन्य जो विकासशील देश हैं उनके मध्य संबंध मजबूत हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दक्षिण एशिया के जब हित की बात आए तो सारे के सारे देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में, अपना जो पक्ष है उसको मजबूत रूप से रख सके। और इसके अलावा आतंकवाद का खात्मा हो और जो हिंद महासागर है उसमें ये देश मिलकर आपस में और तरक्की करे और हिंद महासागर में एक ऐसी मजबूत स्थिति पैदा करे कि जो विदेशी जो ताकतें हैं या दूसरे देशों की जो ताकतें वो हिंद महासागर को अपना युद्ध का अखाड़ा ना बना पाए। ये दक्षेक्ष के सिद्धांत है 3, ठीक है। ये सहयोग, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आपसी लाभ तथा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय न होकर एक दूसरे का पूरक होगा। और ये सहयोग द्विपक्षीय बहुपक्षीय बाध्यताओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। देखिए दक्षेक्ष के सम्मेलन जो है, सार्क के सम्मेलन वो होते रहते हैं। सबसे पहला सम्मेलन इसकी स्थापना के समय हुआ था 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। फिर इसके बाद में भारत के बेंगलोर में 1986 में हुआ, फिर काठमांडू में हुआ 1987 में, फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ 1988 में, फिर माले में हुआ, फिर कोलंबो में हुआ, फिर ढाका में हुआ, फिर नई दिल्ली में हुआ 1995 में, फिर इसके बाद में 2005 में ढाका में हुआ और कोलंबो में 2008 में हुआ। तो ये इसके सम्मेलन होते रहते हैं। और इन सम्मेलनों के अंदर जो है राष्ट्रों के प्रमुख भाग लेते हैं। जैसे अपने भारत का राष्ट्र प्रमुख को, अपने भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भाग लेता है, इसी तरह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भाग लेता है और श्रीलंका का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है सब इसमें भाग लेते हैं। सार्क संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। सार्क के संगठन के बारे में आपको सारी बातें बोलनी है, सारी बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। सार्क में भारत की भूमिका बतानी है आपको, जैसे मैंने भी बताई है आपको कि भारत क्या चाहता है सार्क से, और सार्क में भारत ने उपग्रह स्थापित किया है, वो सारी बातें बतानी है। सार्क के उद्देश्य और लक्ष्य बताने जो मैंने अभी बताई है। सार्क का संगठनात्मक ढांचा लिखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको सार्क में लिखनी है। देखिए एक इजराइल देश है, वो यहूदियों का देश है, ठीक है। और एक फ़िलिस्तीन देश है, वो अरब का देश है ना। इजराइल में यहूदी रहते हैं और अरब में या फ़िलिस्तीन में जो है मुस्लिम रहते हैं। इनके बीच में युद्ध चला आ रहा है, 1948 से युद्ध चला आ रहा है। जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तो इजराइल की स्थापना कैसे हुई और ये युद्ध कैसे हुए, ये मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए ये आपको एक सवाल दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन बैंक में, बेलफोर घोषणा। दरअसल क्या है कि ये ब्रिटेन का एक सचिव था जिसका नाम था जेम्स बेलफोर। तो 1925 में उसने एक घोषणा की जिसको बेलफोर घोषणा कहते हैं। इस 1925 में उसने ये कहा कि जो ब्रिटेन है, यानी जो लंदन है या जो इंग्लैंड है, वो यहूदियों के लिए एक अलग देश की स्थापना की कोशिश करेगा। और ये अलग देश कहाँ होगा? फ़िलिस्तीन में होगा। फ़िलिस्तीन में क्यों होगा? क्योंकि इजराइल जो है, जो यहूदी हैं, वो ये कहते थे कि इजराइल में ही यहूदियों का जन्म हुआ था और यहूदी जो धर्म है उसने इजराइल में पैदा हुआ था और इजराइल में ही यहूदियों की जो जन्मभूमि स्थित है। और यहूदी वापस से अपनी जो भूमि है वो इजराइल में या फ़िलिस्तीन में स्थापित करना चाहते हैं। तो फ़िलिस्तीन जैसे मान लो ये देश है, तो इसके एक टुकड़े पर
1948 में ब्रिटेन ने यहाँ पर इजराइल की स्थापना कर दी और दुनिया से यहूदी जो थे, यानी यूरोप से, अमेरिका से यहूदी आकर कहाँ पर बसने लगे, यहाँ पर फ़िलिस्तीन में, इजराइल नामक एक देश में। यानी ये पूरी फ़िलिस्तीन की भूमि है, यानी ये अरबों की भूमि है, एक तरीके से मुसलमानों की भूमि है। तो यहाँ पर यहूदियों का एक देश बना दिया किसने? ब्रिटेन ने। क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था। अब ब्रिटेन यहाँ से जाने के पहले, जैसे भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, ऐसे ही फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन ने बेलफोर घोषणा की थी 1925 में। तो इस घोषणा का पालन करने के लिए 1948 में इन्होंने देश बना दिया, कहाँ पर? फ़िलिस्तीन में। तो ये जब इजराइल देश बना तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने, या अरब जो मुसलमान हैं, अरब के जो मुसलमान, उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारी भूमि पर आप अलग देश कैसे बना सकते हो, ये हमारी भूमि है, इस पर हम यहूदियों का देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जो ब्रिटेन था, जब उसको लगा कि दोनों झगड़ने वाले हैं और दोनों के बीच युद्ध होने वाला है, तो ब्रिटेन यहाँ से भग लिया और ब्रिटेन अपने देश में अपने सैनिकों को ले गया। वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिक वहाँ पर मरे। अब क्या होगा? अब ब्रिटेन ने क्या करा, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा ले गए थे, ऐसे ही ब्रिटेन जो है वो इजराइल का जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि फ़िलिस्तीन के 2 देश बनाए जाएंगे, एक देश होगा इजराइल देश जो कि यहूदियों का देश होगा, और दूसरा देश होगा फ़िलिस्तीन जो कि अरबों का देश होगा, मुसलमानों का देश होगा। इसके साथ ही संघर्ष, युद्ध शुरू हो गए। जो पहला युद्ध था वो 1948 में शुरू हुआ, और इस 1948 के जो युद्ध में है, काफ़ी अरब के जो देश हैं उन्होंने इजराइल को या यहूदियों को यहाँ से भगाने की कोशिश की। तो 1948 में क्या है, जैसे ही इजराइल देश की स्थापना हुई तो कई जो फ़िलिस्तीनी जो नागरिक थे वो बेघर हो गए और उनको उनकी ज़मीनों से, उनके घरों से उनको बेदखल कर दिया गया। और फिर जब जगह खाली हो गई तो उस पर इजराइल की स्थापना हो गई। इसके बाद में 1950 में दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। और ये जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अरबों की हार हुई, यानी मुसलमानों की इसमें हार हुई, फ़िलिस्तीनियों की हार हुई। इसमें 1956 में एक सुएज संकट भी हमारे सामने आया था। 1967 में तीसरा युद्ध हुआ, इसमें भी जो फ़िलिस्तीनी है उनकी हार हुई और फ़िलिस्तीनी आतंकवाद का जन्म हुआ 1967 के बाद। और इसका जो चौथा युद्ध है वो 1973 में हुआ, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इस चौथे युद्ध को तेल संकट का पैदा करने के लिए माना जाता है, क्योंकि देखिए शुरू से ही जो इजराइल है उसकी मदद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने की, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों ने शुरू से ही इजराइल की मदद की। तो इजराइल की मदद करने के कारण जो अरब जो देश है वो बार बार हारते थे और चौथे युद्ध में भी ये हार गए। इसको योम कीपर संग्राम भी कहा जाता है। और इस हार में जो है अरबों ने ये देखा कि अब हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। तो फिर अरबों ने क्या किया, जो अरब जो देश है उनके पास तेल के खजाने थे, तो अरब देशों ने तेल को जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों को इसने तेल देने से मना कर दिया। तो ये जो देश है वो ऊर्जा संकट का सामना करने लगे, इनके पास तेल की कमी हो गई। आज के ज़माने में जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तेल के ऊपर ही निर्धारित है, कोयले के ऊपर निर्धारित है, पेट्रोल डीजल के ऊपर निर्धारित है। तो इसके बाद में इस स्थिति का सामना करना पड़ा। देखिए फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन, ये भी आपकी परीक्षा में किया आता है परीक्षा में। तो ये राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत संगठन है जो फ़िलिस्तीन में चुनाव में इनमें भाग लेता है। तो 1967 के युद्ध में जब जो फ़िलिस्तीनी जब हार गए तो उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसको फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन कहा जाता है। तो एक बार तो पूरी दुनिया फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ थी, लेकिन बाद में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने आतंकवादी कार्रवाइयों का भाग लिया। जैसे मान लो कोई आदमी है वो चारों तरफ से बम वगैरह लगाकर लोगों की भीड़ भाड़ के इलाके में चला जाता है और बम फोड़ देता है। तो ऐसे जो मानव बमों का इस्तेमाल सबसे पहले यहीं देखा गया था। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, बच्चों ने भी भाग लिया था इसमें। तो जब फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन की जब ऐसी आतंकवादी कार्रवाई देखी गई तो कई अंतर्राष्ट्रीय जो जगत के जो देश थे उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और
ये जो संगठन था वो अलोकप्रिय से होने लगा था। तो अब तक मैंने जो बातें बताई है आपको फ़िलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में ये बातें लिखनी है। एक कहानी सी है जो मैंने आपको बताई है। देखिए, पूरी दुनिया में यहूदियों के ऊपर जुल्म हुआ है। आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर था उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। अब यहूदी ये चाहते थे कि हमारा भी एक छोटा सा देश हो। फिर उन्हें याद आया कि 1925 में एक घोषणा हुई थी जिसको बेलफेयर घोषणा कहते हैं। उस घोषणा का उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाला कि आप इस घोषणा का पालन कीजिए। तो ब्रिटेन के पास उस समय फ़िलिस्तीन था और फ़िलिस्तीन में ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक छोटी सी जगह यहूदियों को दे दी और यहूदियों को यहाँ बसा दिया। यहूदियों को बसा दिया तो इस जगह पर जो फ़िलिस्तीनी बसे हुए थे वो यहाँ से बेचारे बेघर हो गए। अब बेघर होने के बाद में इन्होंने इसका विरोध किया। अब जब इन्होंने इसका विरोध किया तो इधर की जनसंख्या भी इनके साथ हो गई। तो इनके और इनके बीच में आपस में जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो ब्रिटेन यहाँ से भाग लिया और ब्रिटेन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। इसी तरह कश्मीर का मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठ गया और दोनों ही मुद्दे आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ हल नहीं कर पाया। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से देखिए, यहूदी भी बेचारे बेघर थे और ये भी बेघर हो गए। अब दोनों के बीच में अगर ये दोनों सामंजस्य बिठा लेते, दो देशों की स्थापना हो जाती, आपस में बैठकर इस बात को सुलझा लिया जाता, तो हो सकता है इतने सारे युद्ध नहीं होते और इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो और अरब इजराइल संघर्ष खत्म हो। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स में मुझे बताएं, या इस वीडियो की PDF चाहिए, सरल भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे YouTube जो चैनल है उसमें आप जाओगे अबाउट में तो आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद, थैंक यू।